सो फ्रेंड्स, अपना पहला टेक्निकल सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ यूरोपियन वेट। बेसिक, जैसे अभी एसवी सर ने बताया कि हम थोड़ा बेसिक पे अभी फोकस करेंगे। इसके अंदर हम ये लेके चलेंगे कि यूरोपियन वेट काम कैसे करता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस क्या है, असेसमेंट क्या कैसे होती है वहाँ पर, एडजुडिकेशन वगैरह। और अगर मेरे को टाइम मिला तो कुछ डेफिनेशंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मेरी पीपीटी के अंदर सारी डेफिनेशंस हैं, वो आपको मिल जाएगी। इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, आपके साथ एक चीज शेयर करूंगा कि दिल्ली जीएसटी प्रोफेशनल ग्रुप हमेशा से हर काम में आगे रहा है। चाहे वो मूट ट्रिब्यूनल हो, उसके बाद काफ़ी लोगों ने, काफ़ी ग्रुप्स ने मूट ट्रिब्यूनल को फॉलो किया। हम लेबर कोड को लेकर आए और आज हम यूरोपियन वेट और गल्फ वेट को लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि वाई शुड वी लर्न यूरोपियन वेट। क्या जरूरत क्या है हमें ये करने की, इससे हमें बेनिफिट है क्या। तो आज क्या है कि डिजिटाइजेशन का जमाना है, मॉडर्न ईरा है। आइए सर, आइए इधर आइए प्लीज। आइए सर, वेलकम। मॉडर्नाइजेशन का जमाना है। हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी 10 फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन किया है, तो काफी सारी कंपनीज भी यहां पर आ रही हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चर सेक्टर से हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर की हो। तो उन सभी को जब यहां पर ऑफिस खोलने हैं या यहां वालों को यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कोई ऑफिस खोलना है या बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उनको वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। उनको वहां के सिस्टम को समझना पड़ेगा, वहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। तो जो भी वहां पे कंप्लायंस हैं वो उनको वहां पर पूरे करने पड़ेंगे। अगर वो वहां के किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं तो काफी सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली दिक्कत आती है कम्युनिकेशन की, कि काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखो तो हमारे में 12 घंटे का फर्क होता है। तो एक तो कम्युनिकेशन की, फिर लैंग्वेज बैरियर भी कई बार होता है। और सबसे ज्यादा मेन जो दिक्कत आती है वो होती है आपकी कॉस्ट की। वहां के जो प्रोफेशनल कॉस्ट है वो थोड़ा महंगी पड़ती है। तो अगर आपके अपने क्लाइंट्स कोई ऑफिस वहां पर खोलते हैं और आपसे अगर वो मदद मांगते हैं, तो जब तक आपको यूरोपियन वेट के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उनको कैसे गाइड कर पाएंगे। तो इन सभी नीड्स को देखते हुए हम लोगों को यूरोपियन वेट पढ़ना चाहिए। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे जीएसटी भी हमने स्टार्ट में काफी मुश्किल था, जीएसटी को भी पढ़ा, इनकम टैक्स भी पढ़ा था, वेट भी पढ़ा था। अगर आप धीरे धीरे इसको भी पढ़ेंगे तो इसमें भी कोई ऐसी खास बात नहीं है कि हम इसको पढ़ नहीं सकते या इसके सिस्टम को हम समझ नहीं सकते। तो जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे आपको इस सारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कितनी कंट्रीज को जोड़ के यूरोपियन वेट सिस्टम बनता है। 27 कंट्रीज यूरोपियन वेट सिस्टम की मेंबर्स हैं, जिनको हम मेंबर स्टेट्स बोलते हैं। 27 कंट्रीज मिलकर जो वेट सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं, वो एक कॉमन वेट सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं। कहने में ये जरूर कॉमन वेट सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉमन वेट सिस्टम होने के बावजूद भी काफी सारी डिफरेंसेस इनके अंदर हैं। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले वेट रेट्स। हर कंट्री में वेट रेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। 17% से लेकर 27% तक के जो वेरिएशन है वेट रेट्स के अंदर वो रहता है। 17% अगर हम देखें तो कम से कम 17% लग्जमबर्ग में है और 27% सबसे ज्यादा वेट रेट जो है वो हंगरी के अंदर है। द टोटल वेट कलेक्टेड बाय मेंबर स्टेट इज यूज्ड एज पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन टू डिटरमाइन द ईच स्टेट कंट्रीब्यूशन टू द यूरोपियन बजट। तो जितना भी लोग वेट इकट्ठा करते हैं तो वो जो उनकी कलेक्शन होती है वो यूरोपियन सिस्टम का जो पूरा बजट बनता है उसके अंदर उनका एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि इस कंट्री ने इतना कंट्रीब्यूशन इसके अंदर किया है। सेकंड, जैसे हमारा जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, जिस कंट्री
जिस स्टेट में हम माल बेचते हैं उसका जैसे IGST लगेगा, अगर हम विद इन द स्टेट अगर हम सेल कर रहे हैं तो C और S लगता है। सेम उनका भी सिस्टम डेस्टिनेशन बेस पे है, जिस कंट्री में अगर आप माल भेज रहे हो उसका उस हिसाब से वहां पे वो टैक्स लगता है, डेस्टिनेशन बेस वो टैक्स है वहां पे। हाउ द यूरोपियन वैट सिस्टम वर्क्स, बेसिक कंसेप्ट में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि वर्किंग क्या है इसकी। हमारे यहाँ GST काउंसिल, GST एक्ट, GST रूल्स, उनके यहाँ पे यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव चलती है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी कंप्लायंस सिस्टम के बारे में बताया गया है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग से हो, असेसमेंट का हो, सब कुछ उनकी डायरेक्टिव्स के अंदर मेंशन किया गया है। कॉमन वैट सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय ऑल द मेंबर्स, मैंने आपको बताया है कि कॉमन मेथड वो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे डिफरेंसेज भी है। यूरोपियन ये डेस्टिनेशन बेस भी मैंने आपको बता दिया कि द टैक्स इज पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इन विच द कंज्यूमर हु बाइज द प्रोडक्ट रिजाइड्स। तो जहां पर भी वो रहता है, जिस कंट्री में आप माल भेज रहे हो उस कंट्री की गवर्नमेंट को वो टैक्स जाएगा। बिजनेसेस सेलिंग ए प्रोडक्ट चार्ज द वैट एंड कस्टमर पेज इट। जब आप B2B सेलिंग करते हो तो उसको वहां पर इनपुट टैक्स बोलते हैं, और अगर आप B2C करते हो तो वहां पर आउटपुट टैक्स की उसको नाम दिया गया है। तो ये उनका थोड़ा सा सिस्टम है। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो वैट कैलकुलेट होता है, वो जितना भी आपका प्राइस होता है, जो सेल का प्राइस होता है, उसके ऊपर वैट लगता है एट द रेट एप्लीकेबल। जिस रेट, जो रेट होता है, चाहे 17% है, 20% है, 27% है, जो भी वहां का रेट है, ऑन द सच गुड्स और सर्विसेज, अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो या सर्विसेज को आप प्रोवाइड कर रहे हो, शैल बी चार्जेबल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ वैट बोर्न डायरेक्टली बाय द कॉस्ट। तो जो भी आपकी कॉस्ट होगी, जैसे हमारे यहाँ पर भी इनपुट क्रेडिट मिलता है, तो वहां पर भी इनपुट क्रेडिट की वो प्रोसीजर वहां पर है। ए वैल्यू एडिड टैक्स कलेक्टेड एट ईच स्टेज इन द सप्लाई चेन इज रेमिटेड टू द टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द मेंबर स्टेट। जिस कंट्री के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है, उस कंट्री को आप वैट पे करते हो। 27 कंट्रियों से मिलकर अगर वो बना है, तो आपको, ये आगे हम रजिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे कि जहां जहां आपको सेल करनी है, जहां जहां आपको ऑफिस खोलना है, वहां उस 27 कंट्री के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। तो जिस कंट्री से आप सेल करेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उस कंट्री को आप वहां पर वैट वहां पर पे करेंगे। ए वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम एट ईच स्टेज इज सप्लाई चेन एंड इज रेमिटेड हो गया। द कॉमन सिस्टम वैट शैल बी अप्लाई अप टू एंड इंक्लूडिंग द रिटेल ट्रेड। मींस शुरू से लेके रिटेल ट्रेड तक, जब तक कंज्यूमर के पास माल जाता है, तब तक वो चेन है उनकी। जैसे हमारे यहां पर भी है कि मैंने 100 रुपए का माल बेचा, 100 रुपए पे टैक्स लगा दिया, आपने 110 का बेचा, 110 पे वैट लगाया, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद आपने डिफरेंस को पे कर दिया। थर्ड पर्सन ने उसको जितने का बेचा उसके ऊपर वो टैक्स लगाएगा, और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद वो अपना टैक्स पे कर देगा। द सेम सिस्टम इन यूरोपियन वैट के अंदर भी एप्लीकेबल है। एक कॉन्सेप्ट आती है इंट्रा कम्युनिटी एंड इंटर कम्युनिटी की। इंट्रा कम्युनिटी और इंटर कम्युनिटी की आप अगर कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो सिंपल सी लैंग्वेज आप समझ सकते हो, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। अगर हम विद इन द स्टेट GST लगाते हैं तो दैट इज विद इन द स्टेट, अगर हम सेल करते हैं तो क्या होता है इंट्रा स्टेट, और अगर हम आउट ऑफ द स्टेट करते हैं तो इंटर स्टेट। इंट्रा कम्युनिटी और इंटर कम्युनिटी कॉन्सेप्ट कैसे है कि अगर 27 कंट्री के अंदर अगर आप गुड्स सेल करते हो या सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो, तो होगी इंट्रा कम्युनिटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्योंकि 27 कंट्रीज का जो कॉमन वैट सिस्टम है, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के स्टेट के अंदर अगर आप सेल करते हो तो वो इंट्रा स्टेट मानी जाएगी। इंट्रा कम्युनिटी, यहां पर इंट्रा स्टेट बोलते हैं, वहां इंट्रा कम्युनिटी मानते हैं। और इंटर कम्युनिटी क्या होगी? इंटर कम्युनिटी ट्रांजैक्शन, अगर आप 27 कंट्री के अलावा किसी 28वीं कंट्री में उनके वहां पर कोई गुड्स सप्लाई करते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो, दैट ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड इंटर कम्युनिटी ट्रांजैक्शन। तो बेसिक सच है इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंटर कम्युनिटी, इंट्रा कम्युनिटी। नो वी विल कम टू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जैसे
आप किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर कोई बिजनेस शुरू करना जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले वहां पर एक वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। हमारे यहां पर भी अगर आप की सेल करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन कराना है। यहाँ पे जीएसटीएन बोलते हैं, वहां पर वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको वहां पे लेना है। थ्रेशोल्ड लिमिट की बात आगे आगे अगली स्लाइड में करेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट वहां पर भी है, यहां पर भी है। तो अगर आप देखेंगे तो काफी सारी जो कंसेप्ट्स हैं, काफी सारी जो प्रोविजंस हैं, वो सिमिलर आपको लगेंगी। बिना वैट आइडेंटिफिकेशन के आप वहां पर कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल्स, ए बिजनेस और ए इंडिविजुअल मस्ट रजिस्टर फॉर वैट इन ए कंट्री वेयर कैरिंग आउट सर्टेन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन। तो किस कंट्री में आपको लेना है? जिस कंट्री में आप अपना बिजनेस खोल के वहां से आप सप्लाई कर रहे हैं, उसी कंट्री के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप 27 कंट्री से सप्लाई करते हैं तो आपको 27 जगह आपको जीएसटी नंबर लेने हैं। और सिमिलरली आपको इंडिया के अंदर भी अगर आप हर स्टेट से सप्लाई करते हैं तो आपको हर स्टेट के अंदर आपको जीएसटी नंबर लेना है। सिमिलरली आपको वहां पर भी आपको 27 कंट्री के अंदर अगर आप सेल कर रहे हैं तो 27 की 27 कंट्री के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन आपको लेना है। नॉन टैक्सेबल पर्सन हु डू नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी और डील्स ओनली इन एग्जेम्प्टेड गुड्स, दे नीड नॉट टू गेट एनी रजिस्ट्रेशन। उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कोई अपनी पर्सनल कार बेच दी, सेल तो मैंने की है लेकिन मैंने अपनी पर्सनल कार बेची है, तो उसके लिए मुझे वहां पर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। वेयर द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि जिस स्टेट में आपको, जिस कंट्री के अंदर आपको सप्लाई करनी है, उस कंट्री में आपको वैट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, वहां पे वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है। ही आल्सो नीड टू रजिस्टर फॉर वैट इन एनी कंट्री वेयर ही हैज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और वेयर ही हैज बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि जहां जहां उसको सप्लाई करनी है, जहां जहां वो ऑफिस खोलेगा, वहां वहां उसको अपना नंबर लेना है। इफ यू आर बेस्ड आउटसाइड द यूरोपियन कंट्री, अब ये तो बात होगी जो 27 कंट्री का मेंबर है, वो जहां जहां बिजनेस करेगा वहां वहां उसको नंबर लेना है। अब सपोज करो आई बिलोंग टू इंडिया, आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ द यूरोपियन कंट्री, आई वांट टू ओपन ऑफिस इन द यूरोपियन कंट्री, तो मुझे वहां पर नंबर लेना है। लेकिन अगर मैं वहां से सप्लाई नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ वहां पे एक स्टोर खोलना है, वेयर हाउस खोलना है, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? द आंसर इज यस। If a non-European Union member who wants to open a warehouse in that European country, he needs to apply for the VAT identification number. Otherwise, he cannot open any warehouse, any godown, any store. कुछ भी किसी भी तरीके का वहां पे वो स्टोर वो वहां पे नहीं खोल सकता। The procedure to get registration सारा का सारा ऑनलाइन है, यहां पर भी ऑनलाइन है। यहां तो जाओ, आपको मालूम है कि कैसे रजिस्ट्रेशन मिलता है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि यूट्यूब लाइव है तो, लेकिन वहां पर सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कीजिएगा, आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, यू विल गेट द वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसी कोई वहां पर हर्डल टाइप नहीं है। एक स्कीम आती है OSS, दिस इज कॉल्ड वन शॉप स्टॉप। ये किसके लिए है और ये क्या स्कीम है? अगर कोई बिजनेसमैन वहां पर सिर्फ B2C ट्रांजैक्शंस कर रहा है, या जैसे हम Amazon के थ्रू सेल कर रहे हैं और ओनली B2C कर रहे हैं, तो उसको ई-कॉमर्स एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसको पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सारा करने की जरूरत नहीं है। वो एक वन शॉप स्टॉप स्कीम है उनकी, वहां उसमें जा सकता है, उसके तहत वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो B2B सेल नहीं कर सकता, और उसको कोई मंथली रिटर्न फाइल नहीं करनी है, उसको कोई क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करनी, उसको साल की एक ही रिटर्न फाइल करनी है, और जिस कंट्री में उसने नंबर लिया है उस कंट्री में उसको टैक्स पे करना है। तो दिस इज कॉल्ड वन शॉप स्टॉप स्कीम, एक सिंप्लीफाइड स्कीम है जो
B2C ट्रांजैक्शन, अमेजोन ई कॉमर्स वालों के लिए ये स्कीम है बेसिकली, तो सबके लिए स्कीम नहीं है, B2B ट्रांजैक्शन वालों के लिए स्कीम नहीं है, जस्ट लाइक कॉम्पोजिशन। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट की। थ्रेशोल्ड लिमिट कॉमन वैट सिस्टम अडॉप्शन के बावजूद भी वहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट हर कंट्री 27 कंट्री की अलग अलग है। क्यों है? वो कुछ कंट्री छोटी हैं, कुछ कंट्री बड़ी हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट भी रखी हुई है। किसी भी कंट्री की थ्रेशोल्ड लिमिट पहले उसकी अपनी करेंसी में देखी जाएगी, उसके बाद उसको यूरो में कन्वर्ट किया जाएगा। तो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड लिमिट है दैट इज 6700 एंड मैक्सिमम है 85,000। 1 लाख यूरो से ज्यादा उनकी, जैसे हमारे यहाँ 40 लाख है, तो उनकी 1 लाख यूरो से ज्यादा थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं हो सकती। एट दैट पॉइंट 85,000 इज द मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट। उसके बाद उसमें उनको वैट रजिस्ट्रेशन वहां पर लेना ही लेना है। लेकिन कई कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनके अंदर वैट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, जैसे स्पेन, हंगरी एंड ग्रीस। इन कंट्री में अगर आप 1 रुपए की भी सेल करते हो तो यू विल हैव टू गेट वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर, अदरवाइज आप वहां पर कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। नो विल कम टू, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आपको अब रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करने के लिए अगर हम जीएसटी में देखें तो बेसिक हमारे पास कितनी रिटर्न्स हैं? 2, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। they have the same 2 returns, recapitulative statements and return. Recapitulative statement is just like GSTR 1, where you have to file all the details of your supply, whether it is B2B or whether it is B2C, whether it is e-commerce sale, and क्या क्या ingredients उसके अंदर आपको डालने हैं। आपको सभी के सभी सेल की वैल्यू, बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर, बायर का HSN कोड, ईच एंड एवरी आइटम जो आप जीएसटी के अंदर, जीएसटीआर 1 के अंदर फाइल करते हैं, आपको रिकैपिचुलेटिव स्टेटमेंट के अंदर वो फाइल करनी है। और उसको कब फाइल करना है, कितना पीरियड मिलेगा, वो मैं अगली स्लाइड में चलेंगे। दूसरी उनकी आती है, तो पहले रिकैपिचुलेटिव को ही कर लेते हैं। एवरी बिजनेस रजिस्टर्ड फॉर वैट मस्ट सबमिट ए रिटर्न समरी रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स, तो मैंने आपको वैसे बेसिक तो बता ही दिया कि क्या क्या आएगा। वैल्यू ऑफ द गुड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द बायर, वैट रजिस्टर्ड कॉमन सर्विसेज अदर देन एग्जम्प्ट सर्विस, अगर एग्जम्प्ट सर्विस भी है वो भी आपको डालनी है, अदर देन एग्जम्प्ट सर्विस उसकी भी आपको डिटेल डालनी है। अगर आपको 27 कंट्री के अंदर सेल की है तो 27 की 27 कंट्री की सेल आपको इसमें डालनी है। आपको 27 कंट्री के अलावा आपने बाहर कोई सेल की है उसकी भी डिटेल आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है सेल से रिलेटेड या सप्लाई से रिलेटेड, सेल्स में वर्ड नया यूज करके सप्लाई यूज करेंगे क्योंकि सर्विस में भी ये लगता है, तो सप्लाई पे जो भी जिस भी तरीके की आपकी सप्लाई है, चाहे वो विद इन द मेंबर स्टेट्स है या आउटसाइड द मेंबर स्टेट्स है, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है, ई कॉमर्स है, you will have to fill all the details in the recapitulative statement just like the GSTR 1. There is only one statement for all the countries or different? आपको जब अगर आपको जहां पर रजिस्ट्रेशन लेना है वहां से आपको ये फाइल करनी है। अगर आपने 27 कंट्री में, आप 27 कंट्री से अगर आप सेल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन भी 27 जगह लेना है, तो वहां पे 27 के 27 आपको एक सिर्फ आपको वहां वो उस केस में फाइल करनी है अगर आप OSS स्कीम में जाते हैं। अदरवाइज आपको अगर 27 जगह आपका रजिस्ट्रेशन है तो 27 जगह ही आपको ये रिकैपिचुलेटिव स्टेटमेंट फाइल करनी है। हाँ, उसमें आपको विद इन द उसमें कम्युनिटी करना है, B2C सेल करनी है। अब जहां पर आपका परमानेंट बिजनेस है वहां पर आप OS स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आपको वहीं बैठ के 27 कंट्री की एक रिटर्न फाइल कर देनी है। और सबसे उसमें एक बेनिफिट और है कि आपको एक ही रिटर्न फाइल करनी है पूरे साल के अंदर, आपको मंथली, क्वार्टरली या कोई बाई मंथली रिटर्न फाइल करने की वहां पर जरूरत नहीं है। लेकिन इंटर ओनली 27 कंट्री के अंदर इंट्रा कम्युनिटी ओनली 27 कंट्री के अंदर वो कर सकते हो। Periodicity of filing of recapitulative statements. अब
कब कब फाइल करनी है और कितना पीरियड मिलेगा कि आपका एक मंथ खत्म हो गया या क्वार्टर खत्म हो गया, कितने पीरियड के बाद आप कर सकते हो। द रिकैपिचुलेटिव स्टेटमेंट शैल बी ड्रॉन अप फॉर ईच कैलेंडर मंथ, हर महीने की आपको वो फाइल करनी है विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। मीन्स अगर आपको जनवरी की फाइल करनी है तो आपको 28 फरवरी तक फाइल करनी है, फरवरी की फाइल करनी है तो आपको 31 मार्च तक फाइल करनी है, तो आपको 1 महीने का वहां पे, यहाँ पे हमारे हमें शायद 15-11 दिन 10 दिन का टाइम मिलता है, तो वहां पर आपको 1 महीने का टाइम मिलता है। हाउएवर मेंबर स्टेट में चूज द डिफरेंट पीरियड। ये नहीं है कि 27 कंट्री की सिमिलर ले कि आपको हर वहां पर महीने में फाइल करनी है या 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। कई कंट्री जो भी आपको ये ऑप्शन दे देते हैं कि आप 2 महीने की इकट्ठी रिटर्न फाइल कर लो। कई जगह क्वार्टरली भी है कि आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। हमारे यहाँ तो ये है ना कि 1.5 करोड़ से नीचे शायद क्वार्टरली है और 1.5 करोड़ से ऊपर मंथली है, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ है कि हर कंट्री के हिसाब से है। किसी कंट्री ने मंथली कर रखी है, किसी कंट्री ने 2 महीने की भी कर रखी है और किसी के कंट्री ने क्वार्टर बेसिस पे भी उसको लेते हैं। लेकिन किसी भी केस में आपको जो टाइम पीरियड मिलता है ना, आप तीनों में देखोगे उसको 1 महीने का टाइम मिलता है, क्वार्टर खत्म होने का भी और मंथ होने का भी आपको 1 महीने का टाइम मिलता है। लेकिन यहां से बेटर है कि यहाँ आपको 10-11 दिन मिलते हैं और वहां पर आपको 1 महीने का टाइम मिलता है। मेंबर स्टेट शैल अलाउ एंड मे रिक्वायर द रिकैपिचुलेटिव स्टेटमेंट रेफर टू इन पैराग्राफ 1 टू बी सबमिटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। कोई आपको वहां पर मैन्युअली रिटर्न फाइल नहीं करनी, आपको वहां पर ऑनलाइन रिटर्न फाइल करनी है सारी की सारी, चाहे वो अगले रिटर्न भी आएगी। वहां पर जो भी प्रोसेस है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, चाहे वो आपका रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस है या असेसमेंट का भी प्रोसेस है, सबका सब वहां पर ऑनलाइन है, मैन्युअली वहां पर कुछ भी नहीं है। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको सारे बता दिए। अब हाँ जी, रिवाइज की ऑप्शन है, रिवाइज की ऑप्शन, रिवाइज कर सकते हो। इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब आते हैं रिटर्न्स के ऊपर। रिटर्न्स रिकैपिचुलेटिव स्टेटमेंट आपने फाइल कर दी, उसके वहां से आपकी क्या निकल कर आई, आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आई ग्रोस। अब आपको क्या करना है, अपना इनपुट क्लेम करना है। तो आप क्या फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न के अंदर आप क्या, समरी ऑफ द सेल एंड समरी ऑफ द इनपुट, जो भी आपका डिफरेंस बनेगा यू विल हैव टू पे दैट टैक्स एंड योर रिटर्न विल बी filed until you did not file pay the tax, your return will not be submitted. ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स, पहले जो हमने ड्यू डेट पढ़ी थी वो किसकी पढ़ी थी, रिकैपिचुलेटिव स्टेटमेंट की। अब ड्यू डेट से रिटर्न्स की। द वैट रिटर्न शैल बी सबमिटेड बाय ए डेडलाइन टू बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर स्टेट। मींस 27 कंट्री अपनी अपनी ड्यू डेट्स अलग तरीके से रख सकती हैं, जैसे रिकैपिचुलेटिव स्टेटमेंट की थी। That deadline may not be more than 2 months from the end of each tax period. तो बहुत टाइम मिलता है आपको 2 महीने का। 2 महीने, हमारे यहाँ तो 20 दिन मिलते हैं या 24 दिन मिलते हैं क्वार्टर के में, वहां पर आपको 2 महीने तक का, मतलब ये नहीं है कि सब जगह 2 महीने का है, मीन मैक्सिमम आपको 2 महीने तक का टाइम वो दे सकते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। द टैक्स पीरियड शैल बी सेट बाय ईच मेंबर स्टेट। अगेन जैसे रिकैपिचुलेटिव स्टेटमेंट वैसे ही आपकी रिटर्न की हर मेंबर स्टेट अपना अपना टैक्स पीरियड आपको वो डिसाइड कर सकती है, उसके अंदर मेंबर स्टेट को कोई बाउंडेशन नहीं है। मेंबर स्टेट में हाउएवर सेट डिफरेंट टैक्स पीरियड प्रोवाइडेड दैट दोज पीरियड, सॉरी कट गई आगे। स्वीडन में अप्लाई ए सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। स्वीडन ने एक ऑप्शन और दे रखी है, जैसे हमारे यहाँ पर 1.5 करोड़ वालों को क्वार्टरली कर दी और 1.5 करोड़ से ऊपर वालों को मंथली कर दी, या कॉम्पोजिशन स्कीम है 5 करोड़ का। और वहां पर स्वीडन का ओनली, स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जिसने उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए आप 1 साल की इकट्ठी रिटर्न भी वहां पर फाइल कर सकते हो, अदर देन ओ, जैसे ओएस में है तो इसमें स्वीडन में भी है कि आप इकट्ठी रिटर्न वहां पर एक फाइल कर सकते हो। इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैट रिटर्न आपको पता है, सेल की समरी, परचेज की समरी, टैक्स पे करो और अपने रिटर्न आप उसको फाइल कर सकते हो। नो विल कम टू असेसमेंट अंडर यूरोपियन वैट। असेसमेंट प्रोसीजर वहां सारा का सारा ऑनलाइन है। असेसमेंट कहां होगा, जहां आपका रजिस्ट्रेशन है, जहां आपने रिटर्न्स फाइल किए, उस कंट्री को पावर है आपकी असेसमेंट करने की। लेकिन अगर आप
दूसरी कंट्री, 27 कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, अगर दूसरी कंट्री को ये लगता है कि पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने कोई फ्रॉड कर रखा है या रिटर्न फाइल नहीं कर रखी या टैक्स चोरी कर रखा है, ही कैन कलेक्ट दैट डाटा थ्रू एआई सिस्टम। तो वो उसके पास एक पावर है कि आपका सारा डाटा वो कलेक्ट कर सकता है और उसके बेस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी वो आपकी निकाल सकता है। तो क्योंकि उनके पास सारा डाटा ऑनलाइन है। बाकी वैट असेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा आपका ऑनलाइन है, कोई मैन्युअली असेसमेंट नहीं है। और दूसरा सेल्फ असेसमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट की प्रोसीजर है, वहां पर भी सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर है। आप अपनी रिटर्न फाइल करो और टैक्स पे करो, आपकी सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ रिटर्न स्क्रूटनी 100% नहीं है। किसी किसी को नोटिस आते हैं, किसी को ASMT 10 आता है, किसी को DRC 01 आते हैं। वहां पर आपकी स्क्रूटनी का जो सिस्टम है वो काफी टफ है। अगर आप वहां रिटर्न्स गलत फाइल करते हैं या नहीं फाइल करते या कुछ भी इंफॉर्मेशन आप टैक्स चोरी करते हैं, आपकी ये लगाकर चलो कि आपकी 100% स्क्रूटनी वहां पर होती है। तो जिस कंट्री को ये पता, जिस कंट्री में आप टैक्स पे कर रहे हैं, अगर उस कंट्री में अगर आप चोरी करते हैं तो आपकी रिटर्न्स जो है वो स्क्रूटिनाइज हो रही है। और स्क्रूटिनाइज का सारा सिस्टम ऑनलाइन है, वहां पर भी कोई मैनुअल सिस्टम नहीं है, स्क्रूटिनाइज भी ऑनलाइन होती है। तो जब आपकी कोई टैक्स डिमांड निकलेगी, आपको वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसकी अपील फाइल नहीं करते या आप उसके अगेंस्ट अपील में नहीं जाते, या अपील में आपकी वो डिमांड जो है वो रिड्यूस ना हो जाए, अदरवाइज आपको वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। हाँ जी, वहां पैकेट नहीं चलता वहां नहीं चलता रिव्यू वो सब जगह है, रिव्यू का भी है वहां पे। असेसमेंट का अगर पूरा चैप्टर पढ़ोगे उनके अंदर सारा का सारा लिखा हुआ है। यहाँ मैंने बेसिक लिया है, वहाँ अमेंडमेंट भी है, रिव्यू भी है। अगर आपका टैक्स कोई डिमांड निकल के आती है, यू कैन गो फॉर द रिव्यू, यू कैन गो फॉर गो इन द अपील। सब कुछ आप अपील में भी जा सकते हो, आपके अमेंडमेंट में रेक्टिफिकेशन में भी जा सकते हो। हम सिर्फ हाँ, जब जितना जितना आप डीप जाओगे आप उतना जितना पढ़ते होगे। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया कि वैट ऑपरेट्स ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। व्हेन फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बता दिया, अनलेस द असेसमेंट इज अपील्ड, विथड्रॉन और रिड्यूस्ड, assessed VAT is collected by that authority and you will have to pay the tax. A failure to dispute or amend, अभी में से कोई पूछ रहे थे अमेंडमेंट के बारे में, अगर आप अमेंड भी नहीं करवाते और आप अपील में भी हार जाते हो या अपील नहीं करते, therefore leaves the taxpayer liable for the payment of the tax. तो अगर आप कुछ भी नहीं जाते, अमेंडमेंट भी नहीं कराते, तो you will have to pay the tax. The returns are scrutinized on laws के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इन विच द पर्सन इज रजिस्टर्ड कैन scrutinize your returns and may issue you the demand notice. Now we'll come to the refund part, जो इंडिया में लेना बहुत आसान है इंडिया में अगर आपने रिफंड ले लिया तो सब जगह ले लिया। Who is eligible for VAT? सर भी टाइम है ना, टाइम पूछ लेना चाहिए भाई रिफंड ऑफ वैट अंडर यूरोपियन वैट। हु इज एलिजिबल फॉर वैट रिफंड? 4 तरह के लोगों को वहां पर रिफंड मिलते हैं। पहला, जो यूरोपियन कंट्री में रजिस्टर्ड है लेकिन वो दूसरी कंट्री में कोई परचेज करते हैं, वहां पे सप्लाई नहीं करते, तो वो वहां की कंट्री का जो टैक्स पे करते हैं वो रिफंड ले सकते हैं। टैक्सेबल पर्सन नॉट एस्टेब्लिश इन कम्युनिटी टेरिटरी, जो यूरोपियन कंट्री का मेंबर ही नहीं है, वो वहां पर बिजनेस कर रहा है, तो उसको भी रिफंड आगे पढ़ेंगे किसका क्या प्रोसीजर है। थर्ड, नॉन यूरोपियन टूरिस्ट, हमारे यहाँ टूरिस्ट को मिलता है रिफंड, वैट में तो मिलता था वहां मिलता है, तो उसका भी प्रोसीजर है कि कैसे मिलेगा और किस कंट्री के लोगों को मिलेगा, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। चौथा है ट्रैवल एजेंट्स,
कई ट्रैवल एजेंट्स भी दूसरे कंट्री में जाके कुछ खर्चे करते हैं, होटल के खर्चे करते हैं, ट्रैवल के खर्चे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे करते हैं, तो उनको भी वैट रिफंड मिलता है। वो उसका भी प्रोसीजर मैं आपको अगले स्लाइड्स में बताता हूं। वैट रिफंड प्रोसीजर चारों के चारों को वैट रिफंड प्रोसीजर जो है डिफरेंट है। ये नहीं कि चारों को एक ही प्रोसीजर में उन्होंने डाला है, सबके लिए अलग अलग प्रोसीजर है। तो पहला, यूरोपियन बिजनेस क्लेमिंग वैट पेड इन अनदर यूरोपियन कंट्री। मेरा रजिस्ट्रेशन स्पेन में है, मैंने कोई खर्चा किया हंगरी में या यूके में या अदर देन स्पेन, तो मेरे को वहां पर खर्चे को कैसे रिफंड मेरे को लेना है। If your business is established in one European member state but incurred VAT expenses in another European member state where you are not VAT registered, सबसे पहले क्या है, आपको जिस कंट्री में वैट रिफंड लेना है वहां पर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, रजिस्टर्ड आप दूसरी कंट्री में हो, तो आपको वैट मिलेगा, अदरवाइज आपको वैट रिफंड वहां पर नहीं मिलेगा। किसके ऊपर मिलेगा? गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर यू कैन यूजुअली क्लेम द वैट रिफंड। क्या प्रोसीजर है? सबमिट एन इलेक्ट्रॉनिक वैट रिफंड एप्लीकेशन थ्रू द टैक्स पोर्टल ऑफ योर होम मेंबर कंट्री। आपको रिफंड अप्लाई कहां करना है? अपनी कंट्री के अंदर, वहां पर नहीं अप्लाई करना, जिस जगह आप रजिस्टर्ड हो उस कंट्री में आपको वैट रिफंड के लिए अप्लाई करना है। आफ्टर द स्क्रूटिनाइजिंग ऑफ योर एप्लीकेशन, इफ इट इज फाउंड करेक्ट, अब उनकी बात की वहां वो नहीं चलता, तो इफ योर एप्लीकेशन इज फाउंड करेक्ट एंड वेरीफाइड इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यू विल गेट द रिफंड ऑटोमेटिकली इन योर बैंक अकाउंट। तो आपको सीधा सीधा आपका रिफंड वहां पर मिल जाएगा। की डेडलाइन, रिफंड अप्लाई कब करना है? 30 सितंबर से पहले आपको रिफंड अप्लाई करना है। 30 सितंबर मींस अगर आपने 24-25, वहां पर मेरे ख्याल से कैलेंडर ईयर चलता है, यहां पर हमारे यहां जनवरी अप्रैल टू मार्च चलता है। अगर आपने जनवरी टू दिसंबर तक का रिफंड लेना है तो आपको कब अप्लाई करना है रिफंड? वो नेक्स्ट 30 सितंबर तक आपको रिफंड अप्लाई करना है। अगर आप 30 सितंबर तक रिफंड अप्लाई नहीं कर सकते तो आपका रिफंड वो गॉन, आपको फिर रिफंड उसके बाद नहीं मिलेगा। सेकंड प्रोसीजर, सेकंड पर्सन, नॉन यूरोपियन बिजनेस। मैं यूरोपियन मेंबर स्टेट का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं 27 कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में मैं रहता हूं, वहां मेरा बिजनेस है, लेकिन मैंने यूरोपियन यूनियन वहां पर कुछ गुड्स परचेज की हैं। ए बिजनेस एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन में आल्सो रिक्लेम वैट पेड इन यूरोपियन कंट्रीज प्रोवाइडेड इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड और वैट रजिस्टर्ड इन द रिफंडिंग मेंबर स्टेट। मैं वहां पर रजिस्टर्ड, यहां पर भी वही प्रोसीजर है कि मैं वहां पर रजिस्टर्ड नहीं हूं तभी मेरे को वैट मिलेगा। एंड मीट्स द लोकल रिक्वायरमेंट्स, मैं वहां की लोकल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करता हूं। लोकल रिक्वायरमेंट्स कहने का मतलब कि जिस कंट्री में मैं रिफंड अप्लाई कर रहा हूं वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेरे को पहले फॉलो करना पड़ेगा बिफोर गेटिंग द रिफंड। कंडीशंस, रेजिडेंस मस्ट बी आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन, ये आपको बता दिया। गुड्स मस्ट लिव द यूरोपियन यूनियन विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द परचेज। आपने जो गुड्स वहां पर परचेज की हैं 3 महीने के अंदर आपने वहां से डिस्पोज ऑफ कर ली हैं, चाहे आप वहां से वापस मंगा लिए हैं या वहां नहीं है, 3 महीने के अंदर वहां से अपने गुड्स वहां से नहीं, वहां पर मैंने कोई परचेजिंग की है, वो मैं 3 महीने के अंदर मैंने वहां से अपनी गुड्स मंगा ली तो मैं रिफंड अप्लाई कर सकता हूं। अगर 3 महीने के बाद मैं वहां से गुड्स उठाता हूं तो मुझे रिफंड नहीं मिलेगा। मिनिमम परचेज थ्रेशहोल्ड वेरी बाय कंट्री टू कंट्री, और ये भी है कि ये नहीं कि हर परचेज पे मिल जाएगा कि 100 रुपए का माल खरीदा 100 रुपए पे रिफंड दे दो, 200 का माल खरीदा 200 रुपए पे। हर कंट्री की एक थ्रेशहोल्ड लिमिट भी है कि इससे कम हम रिफंड आपको नहीं देंगे, अगर इससे ज्यादा होगा तो आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है? सबमिट ए रिफंड एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्री वेयर द वैट वाज इनकर्ड। पहले वाले में क्या था? आपको एप्लीकेशन कहां लगानी थी? जहां आप रजिस्टर्ड हो। यहां आपको क्या करना है? जिस कंट्री में आपने रिफंड क्लेम करना है, जिस कंट्री में आपको वैट एक्सपेंसेस किए हैं, उस कंट्री में आपको रिफंड की एप्लीकेशन लगानी है और वहां के लोकल रूल्स को आपको फॉलो करना है। प्रोवाइड ओरिजिनल इनवॉइसेस एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स,
जो भी आपने गुड्स या सर्विस प्रोवाइड खरीदी है जिसके ऊपर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, आपको वो सारी की सारी इनवॉइसेस देनी है। सम मेंबर स्टेट रिक्वायर ए सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग बिजनेस स्टेटस इन क्लेमेंट्स होम कंट्री। इसका क्या मतलब हुआ कि कई कंट्री ने यह कह रखा है कि हम एक इंडिविजुअल पर्सन को रिफंड नहीं देंगे। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस हो चला रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो, देन यू विल गेट द रिफंड। लेकिन कई कंट्रीज आपको दूसरी कंट्री मतलब डिफरेंट रूल्स हैं। तो मोस्टली कंट्रीज में क्या है कि अगर आप अपने लिए गुड्स खरीद रहे हो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो, आप वहां पर दूसरी कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड हो, देन यू विल गेट द रिफंड। सर्टेन कंट्रीज अप्लाई रेसिप्रोसिटी रूल्स। कब मिलेगा रिफंड? अगर मैं इंडिया का बंदा हूं और मैंने लंदन के अंदर कोई रिफंड अप्लाई करना है, तो वो क्या कहते हैं कि अगर मेरी कंट्री उनके लोगों को रिफंड दे रही है तो उनकी कंट्री मेरी, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। तो इंडिया वाले इंडिया वालों को नहीं देते, उनको क्या देंगे? वो अलग प्रोसीजर है सर, वो अलग प्रोसीजर है, टूरिस्ट का अलग। ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए सर, दिस इज ओनली फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। जो टूरिस्ट के लिए वो अगली स्लाइड में। तो अगर रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है किसी कंट्री का, तो आपको कब रिफंड मिलेगा? जब आपकी कंट्री उनके बिजनेसमैन को रिफंड देंगे, अदरवाइज आपको रिफंड वहां पर नहीं मिलेगा। नॉन यूरोपियन टूरिस्ट, अब टूरिस्ट जो आप कह रहे थे, नॉन यूरोपियन टूरिस्ट मस्ट मेक परचेजेज ओवर द लोकल कंट्री थ्रेश होल्ड। वहां पर भी थ्रेश होल्ड है, ये नहीं कि हर चीज के ऊपर आपको रिफंड दे देंगे, हर अमाउंट के ऊपर, और अमाउंट के ऊपर भी नहीं, और पर्टिकुलर कोई खर्चे भी है जिनके ऊपर आपको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज सभी के ऊपर नहीं मिलता। रिक्वेस्ट ए टैक्स फ्री फॉर्म एट द स्टोर, जिससे भी आप वो माल खरीदेंगे वहां पर एक टैक्स फ्री फॉर्म मिलता है, वो आप फाइल फिल करेंगे, देन यू विल गेट द रिफंड एंड गेट द कस्टम टू वैलिडेट इट बिफोर लिविंग द यूरोपियन यूनियन। उस फॉर्म को आप सबमिट कहां करेंगे? वहां की कस्टम अथॉरिटी को फाइल करेंगे और वो वेरीफाई करेंगे कि किससे वेरीफाई करेंगे? जिससे आपने वो गुड्स परचेज की होंगी। अगर वो सही पाया जाता है आपका, तो यू विल गेट द रिफंड। यू कैन रिसीव योर रिफंड एट द एयरपोर्ट। थ्रेशोल्ड अलग अलग है हर कंट्री के, तो मैं अभी इतने डीपली में गया नहीं कि कितनी है, लेकिन हर कंट्री की अलग अलग थ्रेशोल्ड है। वैट चार्ज टू द ट्रैवल एजेंट्स। व्हेन ट्रैवल एजेंट्स पे वैट टू अदर टैक्सेबल पर्सन, होटल्स, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स, इस तरीके का कोई जो टूर अपना ट्रांसपोर्ट अपना ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, वो इस तरीके के अगर यूरोपियन यूनियन कंट्री में कोई खर्चा करते हैं तो उनको भी वहां पर रिफंड मिल जाएगा। क्लेम्स आर सबमिटेड डायरेक्टली टू द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव यूरोपियन, वहां पर भी जिसमें जहां पर भी आप परचेज कर रहे हो, वहां खर्चा कर रहे हो, वहां से रिलेटेड वहां पे फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म वेरिफिकेशन में जाएगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। नहीं, इस केस में तो थ्रेशोल्ड नहीं। अब आते हैं हम अपनी इनवॉइसिंग और अकाउंटिंग। तो रिफंड का सिस्टम शायद आपको समझ आ गया होगा। इनवॉइस एंड अकाउंटिंग, हमारे यहां इनवॉइस में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स उनकी इनवॉइस के अंदर भी हैं। क्या क्या? आपको बायर का एड्रेस, बायर का नाम, बायर का एड्रेस, बायर का वैट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, आपको HSN कोड, आपको टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, हर चीज आपको वैट की इनवॉइस के अंदर मेंशन करनी है। अगर ये इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है, सिग्नेचर तक अगर मिसिंग है, तो आपकी वो जो इनवॉइस है वो इनवैलिड हो जाएगी। और अगर इस तरीके की इनवॉइस आप किसी को इशू करते हैं और वो उस इनवॉइस के ऊपर अपना रिफंड क्लेम करता है, तो उसका रिफंड भी, जो वेरिफिकेशन होती है वो इसी चीज की होती है कि जो पर्टिकुलर इनवॉइस थी वो सही भी थी, गुड्स खरीदी भी हैं या नहीं खरीदी है, या ऐसे किसी ने इनवॉइस बना के वहां पर दे दी है। इनवॉइस का भी वहां है सर, वो बिल्कुल सारी के सारी इंग्रेडिएंट्स जो हमारे यहाँ है, बिल्कुल नहीं सर, हमारे यहाँ मार देता है, लेकिन रूल्स अगर आप देखो तो अथॉराइज्ड पर्सन ही साइन कर सकता है। यहाँ तो कोई भी लगा देता है, लेकिन आज तक कोई स्क्रूटिनाइज नहीं हुई है। नहीं कर सकते, आपके लिए उसमें तो
अगर आप इनवॉइस इंडिया के इंडिया के अंदर भी अगर आप इनवॉइस से रिलेटेड रूल पढ़ोगे तो उसके अंदर हु कैन साइन द इनवॉइस, ओनली द अथॉराइज्ड पर्सन कैन इनवॉइस साइन द इनवॉइस, या फिर प्रोपराइटर खुद। हमारे यहाँ तो क्या करता है, जो भी आगे बैठा होता है घुगी मार देता है, साइन तो दूर की बात हो तो घुगी मारता है। तो वहां ऐसा नहीं है सर, वहां तो डिजिटल साइन होते हैं। इनवॉइस में होते हैं, लेकिन जो इनवॉइस कितने लोग बनाते हैं, 5 करोड़ से ऊपर वाले बना रहे हैं। उसके नीचे तो सारे के सारे, मेरे पास तो B2C की इतनी इनवॉइस जाती है, नीचे घुगी मारी होती है, आदत तो साइन भी नहीं होती। तो वहां पर सारे कुछ कंप्यूटर जनरेटेड है, तो वहां हर चीज साइन है। यहां का सिस्टम ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे किसी ने भी साइन मार दी। वहां पे प्रॉपर अथॉराइज्ड होते हैं, वहां पे वो साइन करते हैं। तो सारे के सारे जितने भी इनवॉइस के इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ पर है वहां पर, और अकाउंटिंग भी बिल्कुल कि आपको प्रॉपर वहां पर अकाउंटिंग रखनी है। सफिशिएंट डिटेल्स आपको जो वैट आप पे कर रहे हो या इनपुट कर ले रहे हो, उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर अकाउंटिंग आपको वहां पर रखनी है। सर है टाइम तो मैं कुछ डेफिनेशंस, तो ये सारा था कॉम्प्लायंस पोर्शन। थोड़ा लीगल पार्ट, यस। I am just asking you, is there any system over there of exempted goods also? Exempted Goods. Mm-hmm. Is there any system over there? यस, एग्जेम्प्टेड गुड्स है वहां पे। वो भी है, शायद मैंने इसमें ले भी रखा है। तो अब थोड़ा लीगल में चलते हैं। चार्जेबिलिटी ऑफ द टैक्स, टू मेक ए ट्रांजैक्शन चार्जेबल देयर मस्ट बी टैक्सेबल पर्सन। हमारे यहां पे टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन है ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। वहां पर टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन है ए पर्सन, टैक्सेबल पर्सन शैल मीन एन एनी पर्सन हु इंडिपेंडेंटली कैरीज आउट इन एनी प्लेस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर वहां पर कोई व्यक्ति इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, he will be taxable person whatever the purpose of the result or the result of that activity। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वो उस एक्टिविटी से प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा, उसका पर्पस प्रॉफिट का है या नहीं है, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो वो टैक्सेबल पर्सन वहां पर बन गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एनी एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स और पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज इंक्लूडिंग माइनिंग एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेशन शैल बी रिगार्डेड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसके अंदर आई थिंक इन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। प्रोफेशन को भी ले लिया, ट्रेडर्स को भी ले लिया, मैन्युफैक्चरर को भी ले लिया, सर्विस प्रोवाइडर को भी ले लिया, एग्रीकल्चरिस्ट को भी ले लिया। तो हर तरीके, सभी तरीके की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कोई कर रहा है दैट विल बी कॉल्ड टैक्सेबल पर्सन। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इनकम देयर फ्रॉम और ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस। अगर आप किसी टेंजिबल और इंटेंजिबल किसी अपनी प्रॉपर्टी को सेल रेगुलर बेसिस पे सेल कर रहे हैं या रेंट पे दे रहे हैं, उस तरीके की एक्टिविटीज भी अगर हम कर रहे हैं तो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगी और वो टैक्सेबल पर्सन में आ जाएगा। सो द पर्सन हु कंडक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट और नॉट, आपका पर्पस प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, आप इन सभी तरीके की किसी भी तरीके की इनमें से किसी भी तरीके की आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हो, यू विल बी टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आ जाओगे एंड यू विल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड। हाँ जी, नॉन टैक्सेबल पर्सन, ए नॉन टैक्सेबल पर्सन इज ए पर्सन हु इज नॉट ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल पर्सन। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर रहा, मैं अपनी पर्सनल कार मैंने बेच दी तो मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं क्योंकि मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर रहा हूं। I will be treated as I will not be considered as carrying on economic activities क्योंकि मैं economic activities नहीं कर रहा हूं। Supply of goods, taxable transaction। Supply of goods और supply of service को हम कर लेते हैं।
क्योंकि हमारे गुप्ता जी को मजा आ रहा है तो इसलिए वो टाइम और दे रहे हैं मेरे को। सप्लाई ऑफ गुड्स शैल मीन द ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी एज ओनर। आपने किसी को अपनी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो दैट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। इन एडिशन टू द ट्रांसफर ट्रांजेक्शन रेफर टू इन पैराग्राफ 1 मीन्स जो ऊपर आपने जिसमें जो लिखा गया है, ईच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी रिगार्डेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स। ऊपर के अलावा कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी? प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय ए गवर्नमेंट अथॉरिटी और अंडर ए लॉ एंड द ओनर रिसीव्स द कंपनसेशन। आपकी प्रॉपर्टी किसी गवर्नमेंट ने ले ली, उसको आपने कंपनसेशन ले ली, तो भी आप टैक्सेबल ट्रांजेक्शन में आ जाते हो। गुड्स आर हैंडेड ओवर अंडर ए हायर परचेज सिस्टम। आपने कोई किस्तों पे चीज ली है, जब वो लास्ट किस्त आप उसकी पे कर दोगे आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, दैट विल बी आल्सो टैक्सेबल ट्रांजेक्शन। गुड्स आर ट्रांसफर्ड अंडर ए कमीशन एजेंट। आपने कोई कमीशन पे माल बेचा है तब भी आप उसमें ट्रांजेक्शन। व्हेन एन इंटरमीडिएट एजेंट अर्न्स ए कमीशन, तो वो कमीशन भी आपकी वो हो जाएगी। ऑन द परचेज ऑफ सेल ऑफ द गुड्स, तो वो भी आपकी टैक्सेबल ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। Member states may regard the handing over of certain work constructions। काफी कंट्रीज के अंदर जो वर्क कंस्ट्रक्शन को है उनको भी उन्होंने टैक्सेबल ट्रांजैक्शन माना है। अब हम आएंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल मीन एनी ट्रांजैक्शन विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई ऑफ गुड्स। जो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। A supply of service may consist inter alia in one of the following transaction। अब हम नीचे डिटेल में करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी वो। ट्रांसफरिंग राइट्स टू समथिंग इंटेंजिबल सच एज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर हमने किसी को ये राइट दिए हैं दैट विल बी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन एज ए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट। हमने किसी को कोई काम करने से रोका, उसके बदले में पैसे लिए। और टू टॉलरेट एन एक्ट, किसी को काम हमने कोई किया उसके लिए कोई पैसे दिए, तो इस तरीके की ट्रांजैक्शन को भी उन्होंने सर्विस माना है। द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज इन द परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय और इन द नेम ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। आपने गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट किया है किसी को चीज का, तो उसको भी उन्होंने सर्विस माना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। कौन कौन सी हैं? द यूज ऑफ गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट्स ऑफ ए बिजनेस फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन और स्टाफ, मोर जनरली फॉर द पर्पस other than those of his business where the VAT on such goods was wholly or partly deductible। अगर आपने कोई चीजें अपने स्टाफ को दी हैं और उसके ऊपर आपने वैट चार्ज कर रखा है तो आपको वो चार्जिंग किया जाए, उसके ऊपर आपको वो सर्विस मानी जाएगी। द सप्लाई ऑफ सर्विस कैरीड आउट फ्री ऑफ चार्ज बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर हिज प्राइवेट यूज और फॉर स्टाफ मोर जनरली फॉर पर्पस अदर देन दोज ऑफ हिज बिजनेस, तो वो भी आपकी टैक्सेबल मानी जाएगी। Member states may derogate from paragraph 1 provided that such derogation does not lead to distortion of competition। तो अलग अलग कंट्रीज थोड़ा रूल अलग अलग कर सकती हैं, बट लेकिन वो आपके वैट के सिस्टम के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। लास्ट कर लेते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक बार कर लेते हैं, फिर इसको सम अप करते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसपोर्टेशन। वेयर गुड्स आर नॉट डिस्पैच्ड और ट्रांसपोर्टेड द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी द प्लेस वेयर द गुड्स आर लोकेटेड। जहां पर गुड्स आपकी हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है। इंडिया में भी वही है। Supply of goods with transportation, where the goods are dispatched or transported by the supplier or by the customer or by a third person, the place of supply shall be deemed to be place where the goods are located at the time when the dispatch or transportation of the goods to the customer begins।
तो जहां पर ट्रांसपोर्टेशन शुरू होती है वहां पे अगर आपकी माने तो वहां की प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी मानी जाएगी। आई थिंक कि इंडिया के अंदर भी सेम ही सिस्टम है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जनरल रूल ये है कि द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू ए टैक्सेबल पर्सन एक्टिंग एज सच शैल बी द प्लेस वेयर दैट पर्सन हैज एस्टेब्लिश्ड हिज बिजनेस। जहां पर उसका बिजनेस है वहां पे उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। बाकी ये डेफिनेशंस हैं, थोड़ा कर लेना क्योंकि टाइम काफी हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। नाउ एसपी सर विल सम अप द सेशन बिफोर सी Renu Sharma start his session. आइए सर।